कि एक हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ? स्टेट के साथ। हमने कहा कि भाई हम आपको अपने राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें कुछ दे दो। तो वहाँ से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की शुरुआत होती है और यही बेसिस होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। और उसके बाद यही बेसिस होता है राइट्स का। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देखते हो उसका अगर बेसिस कहा जाए, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कैसे? देखिए बेसिकली क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसमें हमने एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करा सारे इंडिविजुअल्स को। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टेरिटरी अपनी डिफाइन कर ली, और अब जब मैंने अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ली तो उस टेरिटरी में जो लोग रह रहे थे उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूँ। मेरी टेरिटरी के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी हो गई। तो पहले तो मुझे ये चिन्हित करना पड़ेगा। अब इसमें आप एक फादर और एक सन का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा रहता है, वो बच्चा अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, वो ग्रेजुएशन के अपने लास्ट ईयर में है। तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, वो अभी पास होगा, फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, फिर वो नौकरी में जाएगा, या पास ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा फिर ही किसी नौकरी में जा सकता है। जाहिर सी बात है, अभी उसका लास्ट ईयर शुरू ही हुआ है, उस बच्चे का भी लास्ट ईयर शुरू हुआ, और तब तक एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके घर में हो जाता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैग्ना कार्टा पर बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैग्ना कार्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि राइट्स का भी ट्रेस जो है वो मैग्ना कार्टा से ही शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का ट्रेस, राइट्स का ट्रेड, ये सब मैग्ना कार्टा से शुरू होता है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। और मैग्ना कार्टा के बाद जॉन लॉक ने जब इसको पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया तो उन्होंने इसको नेचुरल राइट कहा। नमस्कार दोस्तों, तो पॉलिटी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी पॉलिटी सीरीज का तीसरा एपिसोड है, यानी कि तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से एक वो शुरुआत होती है, कैसे वो एक डॉक्यूमेंट बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीफेस था वो हमने समझा कि कैसे कैसे उसकी जर्नी पूरी चलती है, कैसे हम एक सोसाइटल फॉर्म में आते हैं, और फिर तमाम उसमें यूरोपियन दौर में कैसे कैसे फिलोसफर्स आए, कोपरनिकस जैसे फिलोसफर्स आए, जॉन लॉक आए, वो सब आए, और फिर कैसे उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया चर्च की सुप्रीमेसी को, और फिर धीरे धीरे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुँचते हैं। सेकेंड जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हिस्से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पूरा मेकिंग प्रोसेस कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से देश से हम इंस्पायर हुए जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने काफ़ी गहन स्टडी किया। उसके बाद उसको इंडियनाइज्ड फॉर्म में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी 2 लेक्चर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में। और क्योंकि ये हमारी अभी बेसिक सीरीज़ चल रही है, मैंने आपको बताया था कि हम अपनी सीरीज़ में 3 इसके हिस्से रखते हैं। एक बेसिक लेवल पर जहाँ पर हम NCERTs वगैरह ये सारा कवर कर देंगे, और दूसरा फिर एडवांस थोड़ा सा, दूसरा मतलब एक कोर लेवल आएगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत करेंगे, और फिर एडवांस लेवल आएगा जिसमें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं, जो करंट फॉर्म में भी होंगे, जो करंट से भी काफ़ी लिंक्ड होते हैं, वो हम करेंगे। तो वो एक पूरी फुल फ्लेजेड तैयारी आपकी हो जाएगी। अभी बेसिक का हमारा कड़ी चल रही है, और इसमें मैं पूरा NCERT कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एकदम NCERT के चैप्टर वाइज चैप्टर हम नहीं चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा, हम NCERT से इंस्पायर होकर के बेसिक्स को समझ रहे हैं इस तरीके से, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ पाएँ। वो आपने बाकी के 2 लेक्चर्स में देख ही लिया होगा। उसी कड़ी में हमारा तीसरा लेक्चर है। और जब हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, कंट्री के स्ट्रक्चर को समझते हैं, डेमोक्रेसी को समझते हैं, तो राइट्स और ड्यूटीज, ये दोनों चीज़ें समझनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी NCERT की किताब में भी देखोगे कि राइट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, चाहे क्लास 9th में चाहे क्लास 11th में। राइट्स की खूब बात, दबा करके बात की गई है। और जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो एज अ पर्सन, एज अ पीपल आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, और दूसरा एज अ गवर्नमेंट आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को देखना? देखिए क्या है कि जिस सेवा में आप जा रहे हो, ये माना जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी को क्यों माना जाता है कि उसको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि वो ही वॉज अ पीपल, ही वॉज द पर्सन, एंड देन ही केम इनटू द गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो दोनों रिस्पेक्ट से, गवर्नमेंट के अंदर से भी और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी समझते हैं। और इसीलिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इसीलिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन के सारे एरियाज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हम कौन से चैप्टर देखेंगे? आप नॉर्मल इंसान की तरह सोचिए और ये सवाल खुद से पूछिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखेंगे, लाइक अ लेमैन, तो हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी? हम देखेंगे सिटीजनशिप के क्या आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, फिर हम आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, हम राइट्स देखेंगे, हम DPSP को थोड़ा देख लेंगे। ये हम अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे।
लेकिन जब एक गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कॉन्स्टिट्यूशन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, भाई पार्लियामेंट कैसे काम करनी चाहिए, भाई एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, भाई जुडिशरी क्या है, जुडिशरी के पास कौन सी पावर्स है, वो एक दूसरा पर्सपेक्टिव हो जाता है। अगर आप इन दोनों पर्सपेक्टिव से कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं तो आपके लिए स्ट्रक्चर को, पॉलिटी को समझना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए उसी कड़ी में हम राइट्स एंड ड्यूटीज़ का ये तीसरा लेक्चर देख रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, चौथी लेक्चर, वहाँ पर हम फिर गवर्नमेंट के सिस्टम्स को समझना शुरू करेंगे। अब देखिए, जो हमने अपनी सेकेंड लेक्चर में जहाँ पर अपनी बात को छोड़ा था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ना कि एक हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ, स्टेट के साथ। हमने कहा कि भाई हम आपको अपने राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें कुछ दे दो। तो वहाँ से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की शुरुआत होती है और यही बेसिस होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, और उसके बाद यही बेसिस होता है राइट्स का। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स देखते हो उसका अगर बेसिस कहा जाए, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कैसे? देखिए, बेसिकली क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है उसमें हमने एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करा सारे इंडिविजुअल्स को। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने एक टेरिटरी अपनी डिफाइन कर ली, और अब जब मैंने अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ली तो उस टेरिटरी में जो लोग रह रहे थे उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हूँ। मेरी टेरिटरी के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी हो गई। तो पहले तो मुझे ये चिन्हित करना पड़ेगा, पहले तो मुझे पहचानना पड़ेगा कि भाई मेरी टेरिटरी में कौन वो लोग हैं जिनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे देश में, पाकिस्तान में कौन रह रहा है, बांग्लादेश में कौन रह रहा है, श्रीलंका में कौन रह रहा है, उनके सिटीजन से ज़्यादा मतलब नहीं है मुझे तो अपने सिटीजन से मतलब है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पहले तो सिटीजनशिप का ट्रांसफर होता है कि भाई सिटीजनशिप आपको मिल रही है। अब इस सिटीजनशिप का हम लेके करेंगे क्या? जैसे हमारे पास भारत की नागरिकता है, यानी कि भारत की सिटीजनशिप है, हमको क्या फ़ायदा मिल रहा है उस सिटीजनशिप से? हाँ, हमें फ़ायदा मिल रहा है, कुछ ऐसे फ़ायदे हमें मिल रहे हैं जो बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अगर बाकी कोई चाइनीज़ ऑफिशियल या चाइना का कोई व्यक्ति भारत आ जाता है तो बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो उसको नहीं मिलते, और क्योंकि हम भारत के सिटीजन, हमको वो राइट्स मिलते हैं। जैसे रिजर्वेशन की प्रायोरिटी जो है वो एक चीज़ होती है। ऐसे कई सारी चीज़ें, कोई पॉलिसी भारत की सरकार बना रही है उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है, उसको नहीं मिलेगा। तो सिटीजनशिप से ही वो राइट की शुरुआत होती है। अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं होगा तो राइट्स जो है पूरे आपको कभी नहीं मिल सकते। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स के लिए सिटीजनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सिटीजनशिप को लेकर के इतने झगड़े हैं। आप एनआरसी, सीए, ये सारी डिबेट जो सुनते हो, वैसे हम डिस्कस करेंगे जब सिटीजनशिप पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन उसके जो झगड़े आप देखते हो वो झगड़े एक्चुअल में इसीलिए हैं क्योंकि राइट्स कहीं ना कहीं सिटीजनशिप से सीधा सीधा कनेक्टेड हो जाते हैं। तो देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या था कि एक सिटीजनशिप इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया गया। कैसे? पहले हमें सिटीजनशिप देने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक पॉलिटिकल यूनिट बनाना है जिसको हम स्टेट कह रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल यूनिट स्टेट, इसके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपने सुने भी होंगे, और शायद आपने अपने 9th, 10th, 11th, 12th में इसको कहीं ना किसी इन्हीं चारों में से किसी एक क्लास में पढ़ा भी होगा कि स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है। स्टेट के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती है। पहली तो एक डिफाइंड टेरिटरी हो। हमारी जैसे भारत है, भारत का एक नक्शा है, भारत का एक बॉर्डर है, भारत का एक फिजिकल बॉर्डर है कि भाई ये भारत का बॉर्डर है, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक भारत होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रांस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूनाइटेड किंगडम होगा। इस तरीके से एक डिफाइंड टेरिटरी होना सबसे ज़रूरी है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, उस टेरिटरी के अंदर जनसंख्या एक रह रही है। भाई लोग होंगे तभी तो आप रूल करोगे। रूल करोगे किस पे? गवर्न किसको करोगे? गवर्नमेंट किसके लिए होगी? लोगों के लिए होगी। तो पॉपुलेशन होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। फिर वो डिफाइंड टेरिटरी के अंदर एक पॉपुलेशन होती है, और इसी पॉपुलेशन से फिर एक गवर्नमेंट निकल करके आती है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, 2 तरीके की इसी में गवर्नमेंट आ जाती है। एक वो गवर्नमेंट होती है जो लोग चुन रहे हैं, एक वो गवर्नमेंट जैसे मोनार्की आप देखते हो कि वो हायरकी वाइस चला आ रहा है, फैमिली वाइज हायरकी जो है चली आ रही, जो आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है। उस तरीके की दोनों गवर्नमेंट कह सकते हो, दोनों को गवर्नमेंट कह सकते हो आप। बस दोनों में फ़र्क डेमोक्रेसी का आ जाता है। दोनों में फ़र्क जो है वो चुनने के ऊपर आ जाता है कि एक चुनी हुई गवर्नमेंट है और एक खुद से घोषित गवर्नमेंट है। तो अब एक पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के बाद तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये गवर्नमेंट एक ऐसी एंटिटी है जो आपके क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करती मतलब ये वो लोग हैं जिनको आपने ही चुना है। भाई सब लोग तो नहीं हो सकते ना हिस्सा, सब लोग तो गवर्न नहीं कर सकते, क्लैशेस हो जाएंगे। तो फिर हमने चुन लिया कुछ 4-5 लोगों को और वो गवर्न करे। जैसे 100 लोग की मान लीजिए 100 लोग का देश है, उन 100 लोगों ने मिलकर के 5 लोग को चुन लिया कि भाई
यही तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, कि हम आपको अपने राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स गिव अप कर रहे हैं और आप जो है हमें इसके बदले में कुछ चीज़ें दे दो, इसके बदले में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। यही बात हुई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, यही हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो वो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट के बीच में, वो गवर्नमेंट की है। और चौथी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए स्टेट जो है ना, वो पॉलिटी में तो हम पढ़ते ही हैं, IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम इसको पढ़ते हैं, दैट इज सोवरेनिटी। मतलब आपका जो ये चिन्हित टेरिटरी है, आपका जो स्टेट है, उसको इतना फ्रीडम हो कि भाई वो एकदम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सोवरेनिटी का सीधा मतलब इंडिपेंडेंस से है कि भाई हमें कोई ये ना बताए कि हमें किससे बात करनी, किससे नहीं करनी है, हमारे ऊपर किसी का आधिपत्य ना हो, हम खुद से अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करें, हम खुद से डिसाइड करें कि भाई हमें रशिया से अच्छे रिलेशन रखने, हमें US से अच्छे रिलेशन रखें, हमें चाइना से अच्छे रिलेशन रखें, या हमें बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन रखने हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस है, यही सोवरेनिटी का पूरा कंसेप्ट है। खैर हम इसको भी प्रियम्बल में देखेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल यूनिट हमने क्रिएट किया, दैट इज स्टेट। अब जब ये पॉलिटिकल यूनिट हमने क्रिएट कर दिया, तो आप समझते हो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है कि भाई हम क्या करते हैं, हम अपने राइट्स जो हैं वो गिव अप कर रहे हैं। इंडिविजुअल राइट्स मैंने आपको बताया था उस क्लास में, पिछली क्लास में ही, कि इंडिविजुअल राइट्स हमने गिव अप किया। मान लो अब मैं एक रोड है, उस रोड पे हमें सिविलाइज्ड वे में चलना है, लेकिन अब मान लीजिए मैं सोचूं कि भाई मैं तो इस धरती पर आया हूँ, पूरी धरती मेरी है, मुझे भगवान ने भेजा है, पूरी धरती मेरी है, मैं हाथ फैला करके अपना चल रहा हूँ, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया, तो मुझे सिविलाइज फॉर्म में एक्ट करना है। ये बात कौन निर्धारित कर रहा है? गवर्नमेंट निर्धारित कर रही है कि नहीं भाई आप लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी चलाइए, वो राइट साइड में अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि हमने अपने इंडिविजुअल राइट्स गिव अप किए। भाई मेरी धरती है, मैं कहीं गाड़ी खड़ी करूँ, मुझे इस प्लैनेट पर भेजा गया जीने के लिए, मैं कहीं गाड़ी खड़ी कर दूँ, मेरा मतलब। तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई ऐसा नहीं है, एक रूल्स बनाए हुए हैं जो आपके लिए बनाए हुए हैं, आप सबको रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तभी हम सोसाइटी को रख पाएंगे, तभी हम एक ऑर्डर सोसाइटी में रख पाएंगे। तो फिर वहाँ से सिटीजन्स को हमने अपने इंडिविजुअल राइट्स गिव अप किए, और उसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने हमें एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड किए, और उन्हीं एंटाइटलमेंट्स को हम राइट्स के फॉर्म में देखते हैं। देखिए राइट्स को हमेशा जब भी आप देखोगे, राइट्स का मतलब हमेशा इंटाइटलमेंट्स या क्लेम से होगा, दैट यू आर इंटाइटल्ड टू समथिंग और यू कैन क्लेम ऑन टू समथिंग। आप कुछ क्लेम कर पा रहे हो, आप क्लेम कर पा रहे हो। सपोज एक बहुत ही सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए, जैसे समझ लीजिए आप ऐसे कि आपके फादर की कोई लैंड थी, आपके फादर के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, एज एन एग्जांपल आप समझना इस चीज़ को। उस एग्रीकल्चरल लैंड को आपके फादर जो है वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। आप कैसे कह पा रहे हो कि एग्रीकल्चरल लैंड मेरा है? क्यों, किस बेसिस पर कह पा रहे हो? क्योंकि आप अपने फादर के बेटे हो, इसीलिए आप कह पा रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड मेरा है। जो मेरे फादर की थी, उनकी ओनरशिप थी, वो ओनरशिप मेरे पे ट्रांसफ़र हो गई, कोई और इसको नहीं ले सकता अनलेस और अनटिल आप उसको बेचो ना। ये क्या है? ये राइट टू, आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, या आपका राइट है कि आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखो, या आपका राइट है। हाँ, इस राइट पर, ये राइट हमेशा कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता, इस राइट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो राइट को जब भी आप देखोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी राइट जो है वो अनकंट्रोल्ड राइट होगा। हमेशा राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, और यही डेमोक्रेसी की पहचान होती है। मैंने आपको अगेन वही कहा कि अगर हम सब अपने अपने राइट को अनकंट्रोल्ड फॉर्म में एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, तो एक सोशल ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा, या एक एनार्की का सिस्टम वहाँ पर आ जाएगा। भाई राइट हमारे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री के भी राइट्स हैं, वैसे राष्ट्रपति के भी राइट्स हैं, वैसे ही उनके भी राइट्स हैं अपने, वो भी तो इंसान हैं, उनके भी राइट्स हैं। अब वो अपने राइट को दूसरी तरीके से हैंडल कर, दूसरी तरीके से एक्सरसाइज करने लग जाएं, हम दूसरी तरीके से एक्सरसाइज करने लग जाएं, क्लैश हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, आपने देखा भी होगा, और हम इसको जब और मैच्योर होगा कंसेप्ट, जब मेनली फंडामेंटल राइट्स और ये सब पढ़ रहे होंगे, तो आप देखोगे क्लैशेस होंगे भी, कई बार क्लैशेस हुए भी हैं। और इसीलिए राइट और रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, बहुत समझदारी से उसको बनाया गया, बहुत सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ करके उसको बनाया गया, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से राइट और उसके रेस्ट्रिक्शंस गो हैंड इन हैंड इतने अच्छे तरीके से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आप देखोगे बहुत सारे देशों ने अमेंडमेंट करके बाद में रेस्ट्रिक्शंस जो है वो पुट अप करना शुरू किया राइट्स के ऊपर, क्योंकि वो राइट्स अनकंट्रोल्ड हो गए। क्योंकि क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक लाइन लिख देने से मतलब नहीं है कि वो लाइन ही लोग समझेंगे, उसका बहुत सारा मीनिंग निकल सकता है, और उन मीनिंग्स को कोर्ट निकालता है। तो कहीं ना कहीं वो राइट्स अनकंट्रोल होना शुरू हुए, इसलिए रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट जो है वो बाद में कई देशों को लाना पड़ा। हमारे देश में पहले से ही रिस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट था,
बाद में हमने ज़रूर कुछ राइट्स का मिसयूज़ किया गया, बाद में हमने और रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ, लेकिन शुरू से रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट था। तो एंटाइटलमेंट्स और क्लेम्स जो है सिटीजन्स के बेसिस पर, वहाँ से एक राइट का फॉर्म आता है, वहाँ से एक राइट का कंसेप्ट आता है। तो अगर राइट को हमें पढ़ना है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही उसके बेसिस को हम ट्रेस करते हैं, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप राइट्स समझना चाहते हो। अब राइट्स हैं क्या, ये राइट्स हैं क्या बेसिकली? देखिए, राइट्स जो हैं वो मैंने आपको कहा है दैट आर एंटाइटलमेंट्स और क्लेम्स। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कैसे ये राइट का कंसेप्ट काम करता है। अब इसमें आप एक फादर और एक सन का एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा रहता है, वो बच्चा अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहा है, वो ग्रेजुएशन के अपने लास्ट ईयर में है। तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, वो अभी पास होगा, फिर किसी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, फिर वो नौकरी में जाएगा, या पास ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा फिर ही किसी नौकरी में जा सकता है, जाहिर सी बात है। अभी उसका लास्ट ईयर शुरू ही हुआ है, उस बच्चे का अभी लास्ट ईयर शुरू हुआ, और तब तक एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसके घर में हो जाता है कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। फादर का एक्सीडेंट होने के बाद बिल्कुल वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, डॉक्टर मना कर देता है कि भाई आप जो है काम मत करिए अब। तो अब जब उसके फादर इस चीज़ में असमर्थ हो चुके हैं कि अब वो काम नहीं कर सकते, तो वो बच्चा जो है अब उसको ही हैज़ टू कम आउट, बिकॉज ही इज़ द मैन ऑफ द फैमिली, ओनली मैन ऑफ द फैमिली। मैन ऑफ द फैमिली क्या, फीमेल भी होती तो काम करती, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, मतलब ही इज़ द ओनली चाइल्ड। मदर जो है वो हाउसवाइफ रही हैं तो वो काम नहीं कर सकती जाके, तो ही इज़ द ओनली चाइल्ड। अब उसको बाहर आना है, उसको नौकरी करनी है, उसको इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर। तो अब वो बच्चा जो है वो नौकरी वोकरी खोजने लगता है, लेकिन उसके फादर उसको बोलते हैं कि भाई तुम जो है सरकारी नौकरी में जाओ, प्राइवेट में मत जाओ, मैं नहीं चाहता तुम प्राइवेट में काम करो, तुम पढ़ाई करो। तो भाई उसको पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू रखनी है और नौकरी भी करनी है। तब तक क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आता है। गवर्नमेंट कहती है कि जो भी बच्चे अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में हैं वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और अगर उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो वो डायरेक्ट नौकरी में आ जाएंगे, सरकारी नौकरी में आ जाएंगे। प्लस जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं उनको इसमें प्रायोरिटी भी दी जाएगी, उनको कुछ रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो अब ये जो रिजर्वेशन मिला इकोनॉमिकली वीकर को, जिन्होंने गवर्नमेंट ने आपकी कंडीशंस को एक्नॉलेज किया कि भाई इसके फादर जो है वो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो काम नहीं कर सकते, तो ओनली ब्रेड ओनर, तो इनका एनुअल इनकम इतना है, तो भाई ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहा है, इसको कुछ हेल्प करनी चाहिए। ये जो आपको रिजर्वेशन के थ्रू प्रायोरिटी मिली, ये क्या है? इट इज़ एन इंटाइटलमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जैसे हम इक्वालिटी देखते हैं कि भाई हम सोशली, मैं किसी और कास्ट से हूँ, वो किसी और कास्ट से, लेकिन हम दोनों जो हैं वो हर चीज़ में इक्वल हैं, जितना मुझे मिल रहा है उतना उसको भी मिल रहा है। ये जो बात है ये क्या है? क्लेम है। भाई मैं भी क्लेम कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बराबर हूँ। ये राइट का कंसेप्ट है पूरा, इंटाइटलमेंट और क्लेम्स का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राइट जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ जस्टिफाइड क्लेम और इंटाइटलमेंट। इसका एक जस्टिफिकेशन है, ये एक क्लेम है, ये एक इंटाइटलमेंट है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया, एग्जाम्पल से समझा दिया। अब ये राइट जो है, ये क्लेम आप किससे करोगे? जब आप राइट को एज अ क्लेम देख रहे हो या एज एन इंटाइटलमेंट देख रहे हो, आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? बगल में किसी का घर है, आपका पड़ोसी है, आपका राइट है कि आपको चाय पीना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिएगा इस चीज़ को, आपका राइट है कि आप घर काम से घर पर आ रहे हो तो आपको चाय पीनी है। तो आप किससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपके लिए चाय बना के आए? जब आप रोज़ घर से अपना काम से घर जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे या तो अपने माँ से या तो अपने वाइफ से, इसी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या अपनी सिस्टर से। आप पड़ोसी से थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि भाई पड़ोसी मेरे लिए रोज़ चाय बना के ले आए जब मैं काम करके घर से आऊँ, मतलब बाहर से काम करके घर आऊँ। तो जाहिर सी बात है, उसी तरीके से जब हम आप एक देश में रह रहे हैं, हम अपने देश की सरकार से, यानी कि गवर्नमेंट से, जो स्टेट हमने बनाया है, हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे क्लेम्स और हमारे एंटाइटलमेंट्स हमको दें और उसका ख्याल रखें। तो इसीलिए इसको लेजिटिमेट क्लेम्स या एंटाइटलमेंट्स कहते हैं। क्यों लेजिटिमेट कहते हैं? क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट और पीपल के बीच में है, या हम कह लें ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये गवर्नमेंट और पीपल के बीच में है। इसीलिए ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इतना समझना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट और पीपल, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप देखते हो, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो हमें हमारे क्लेम्स और हमारे इंटाइटलमेंट्स देती है। तो राइट्स जो हैं हम एक्सपेक्ट किससे करते हैं? हम एक्सपेक्ट गवर्नमेंट या स्टेट से करते हैं, और इसीलिए इनको लेजिटिमेट कहा जाता है। लेजिटिमेट राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निकल करके आ रहे हैं।
तो ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन हो गई राइट्स की, ये तो सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन हो गई राइट्स की। लेकिन राइट्स का कॉन्सेप्ट भी कहीं से आया होगा, किसी ने बोला होगा, किसी ने बताया होगा। अब देखिए राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो असल में जॉन लॉक ने सबसे पहली बार इसके बारे में कुछ चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि वो डार्क एजेस का जो पीरियड था उसके बाद 14th सेंचुरी के बाद, मोटा मोटा 14th सेंचुरी के बाद आप देखते हो कि बड़े बड़े फिलोसफर्स आना शुरू हुए और वहाँ से बहुत सारे साइंसेस डेवलप हुए। मतलब ये हम यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी में वो सब बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के बारे में। लेकिन हमने देखा कि यूरोपियन सोसाइटी में बड़ा सिस्टम खराब था डार्क एज के समय पर, और उसके बाद फिलोसफर्स आना शुरू किए, तो कॉपरनिकस आए। उसी कड़ी में जॉन लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, मतलब बहुत सारे फिलोसफर, डार्विन आते हैं, कार्ल मार्क्स आते हैं, हीगल आते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स आते हैं, और वो अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने तरीके से राइट्स की बात करी है। अगर मार्क्स का भी पेपर आप देखोगे कहीं ना कहीं उसमें राइट्स की बात कर रही है, स्पेसिफिक राइट्स की बात कर रहे हैं, लेबर्स की, वर्कर्स की राइट्स की बात कर रहे हैं। हीगल का काम देखोगे वो थोड़ा और ऊंचा बढ़ करके है। तो इस तरीके से सबने राइट्स की बात की है, बस वो कॉन्सेप्ट और थोड़ा थोड़ा मैच्योर होते चला गया है। तो सबसे पहली बार यूरोपियन सोसाइटी में अगर राइट की बात किसी ने की होगी वो जॉन लॉक ने की होगी। और ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो पूरा आपको बता रहा हूँ, ये यूरोपियन सोसाइटी को ध्यान में रख के ही बता रहा हूँ। इंडियन सोसाइटी में चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। अगर आप देखते हो राइट्स का कंसेप्ट इंडिया में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर राइट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था। ये तो बहुत ही बाद में, इसीलिए मैंने कहा ना कि यूरोपियन सोसाइटी बहुत लेट में डेवलप हुई, इंडियन सोसाइटी पहले से ही काफ़ी डेवलप थी। अब हम एंशिएंट इंडिया से राइट का कॉन्सेप्ट ट्रेस करते हैं, और आप भी ट्रेस करना। हम देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में मनुस्मृति में या यज्ञवल्क्य स्मृति में आपको राइट का कंसेप्ट दिखता है। वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी की बात दिखती है, वहां पे फ्रीडम ऑफ थॉट की बात दिखती है। इवन ऋग्वेद में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट का राइट मिल जाएगा। अब वहां पर राइट का बस कंसेप्ट डिफरेंट थोड़ा सा कैसे था कि अभी यहां पर हम राइट अपना किससे मांग रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, स्टेट से मांग रहे हैं, भाई हमारे राइट सेफगार्ड करो, हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। उस टाइम पर ये चीज़ हम लोग किंग से मांगते थे या हेड ऑफ दी उससे मांगते थे। अब जैसे सभा और समिति था, आप ऋग्वेदिक पीरियड में देखिए सभा और समिति थी। सभा और समिति में आप देखो कि एक पार्टिसिपेटरी था, वो पूरा पूरा पार्टिसिपेटरी सिस्टम था। वो क्या है, इट इज़ अ राइट। तो हमारे एंशिएंट इंडिया में सिस्टम बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। यहाँ पे तो इनको पता ही नहीं, सभा समिति यूरोपियन सोसाइटी में अगर आप देखो डार्क एज के समय में हालत खराब, कुछ नहीं पता था इनको, कुछ भी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था इनको। ये सब चर्च के हिसाब से चलते थे, पूरा जो चर्च कह रहा वही करते थे। बाद में जाकर के डेवलप हुए, और बाद में हमारे यहाँ पर इन्वेजन्स की वजह से वो सब कुछ खत्म हो गया, धीरे 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 वो खत्म होता चला गया। इसीलिए यूपीएससी में आप देखो अभी बहुत ज़्यादा फोकस एंशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के ऊपर किया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एंशिएंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से मिलेंगे यूपीएससी के अंदर। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने रूट्स को समझो, आप जानो कि वो गवर्नेंस हमारे यहाँ पे कितना बेहतरीन था। हम सिर्फ मॉडर्न इंडिया पढ़ते रहे। एंशिएंट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न इंडिया हुआ करता था इंपॉर्टेंट, अभी भी है, लेकिन एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर मुझे लगता है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंपैरेटिवली मेडिवल से क्वेश्चन इसीलिए कम आते रहे हैं। अभी तो फिलहाल भरोसा तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन आ भी जाते हैं लेकिन कम कंपैरेटिवली आते रहे। एंशिएंट इंडिया इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, और हमें समझना भी चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। खैर, तो इंडियन सोसाइटी में राइट्स का कंसेप्ट उस समय पर आ गया था, पर यूरोपियन सोसाइटी में वो जॉन लॉक से शुरुआत उसकी हुई है, ऐसा माना जाता है। तो जॉन लॉक ने सबसे पहली बार राइट्स के बारे में कुछ बात की। उन्होंने कहा कि जब हमने बर्थ लिया है इस प्लेनेट पर, अर्थ पे, चाहे हम हुए, चाहे एनिमल्स हुए, चाहे कोई भी हुआ, उसके पास 3 तरीके के राइट्स जो हैं वो इनएलिएनेबल फॉर्म ऑफ राइट्स हैं, जो कि नेचुरल राइट्स, जिनको उन्होंने बताया कि ये भाई हमारे नेचुरल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास बाय टेकिंग द बर्थ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हमें ये भगवान ने दे करके इन राइट्स को भेजा है। ये राइट टू लाइफ है, लिबर्टी है और प्रॉपर्टी है। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी कुछ ऐसे राइट्स हैं, ये 3 ऐसे राइट्स हैं, हालांकि इनका सेंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लिबर्टी के अंदर बहुत सारे राइट्स आ जाएंगे, और प्रॉपर्टी के अंदर तो पूरा बहुत ही सारे राइट्स आ जाएंगे। हालांकि उस समय पर इन्होंने जो ये कंसेप्ट दिया था वो अपने टाइम में बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने कहा कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये 3 जो राइट्स हैं ये नेचुरल राइट्स होंगे, और ये नेचुरल राइट्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। इट इज़ इनएलिएनेबल।
और ये जो राइट्स हैं, क्योंकि ये हमसे कोई क्यों नहीं छीन सकता, बिकॉज ये हमें ऊपर वाले से, मतलब गॉड से ये हमें राइट्स मिले हैं, और इसीलिए इनको नेचुरल राइट्स कहा गया। और कहीं ना कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मैग्ना कार्टा के ऊपर भी डिपेंडेंट थी। मैग्ना कार्टा 1215 में आ चुका था। मैग्ना कार्टा में पहली बार, मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैग्ना कार्टा के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की भी है, पहले में आई थिंक मैंने बताया अभी मैग्ना कार्टा कैसे कैसे आता है, कैसे वो बैरन्स की लड़ाई होती है, और फिर वहाँ से राइट का कॉन्सेप्ट पहली बार आता है कि ये हमारे राइट्स होंगे, एटलीस्ट आपको इतना तो ध्यान में रखना होगा, और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क शुरू होता है। वो सब कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैग्ना कार्टा पर बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैग्ना कार्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि राइट्स का भी ट्रेस जो है वो मैग्ना कार्टा से ही शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का ट्रेस, राइट्स का ट्रेड, ये सब मैग्ना कार्टा से शुरू होता है यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। और मैग्ना कार्टा के बाद जॉन लॉक ने जब इसको पूरा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया तो उन्होंने इसको नेचुरल राइट कहा। फिर रूसो ने फिर उसको और रिफाइन किया, बाकी के फिलोसफर्स आते गए, उन्होंने और रिफाइन किया। उतना हमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पॉलिटिकल जो PSIR ऑप्शनल जिन बच्चों का होता है वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अगर आपका PSIR ऑप्शनल आप भी पढ़ोगे, वैसे पॉलिटी में इतना कुछ उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा के दम पर इन्होंने बताया कि ये नेचुरल राइट्स हैं हमारे, जो कि भगवान ने हमें दे के भेजे और इसको कोई नहीं ले सकता। अब इसी के बेसिस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन हुए, जैसे कि उसमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आज भी वाइट हाउस में ये रखा हुआ है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके बाद 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ ने ब्रिटिश रूल से खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और इसमें उन्होंने, इस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि हम अपने आप को क्यों इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं। ये सारा रीज़न जो है वो आपको यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मिलता है। उसमें उन्होंने कुछ राइट्स की बात करी थी। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना, और यहीं से जो अमेरिकन फंडामेंटल राइट है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इस पूरे डॉक्यूमेंट से। तो ये था। और उसके बाद इसी पर बेस होकर के, मैग्ना कार्टा पर बेस होकर के फ्रेंच डिक्लेरेशन 1789 आता है। इन सब में कहीं ना कहीं किसी अलग अलग फॉर्म में राइट्स की बात की गई है, अलग अलग तरीके के राइट्स की बात की गई है। फिर राइट्स को इन्होंने कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, राइट्स को कई सारे फॉर्म्स में देखा जा सकता है। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो राइट्स जो है जितना हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे 5 फॉर्म में आप इसको देख सकते हो। और ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल नैरो के बेसिस पर है। ब्रॉड से आप देखोगे एक बड़ा सर्कल है वाइट वाला, फिर उसके अंदर वाला सर्कल छोटा होते जा रहा है, उसके अंदर वाला सर्कल, इसका मतलब स्कोप जो है इन राइट्स का ऐसे छोटा होते जा रहा है। कैसे समझते हैं? बहुत तरीके के राइट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले जॉन लॉक साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल राइट्स जो हैं वो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ राइट्स हैं, इनके बगैर तो आप कुछ भी नहीं सोच सकते, आप अपना एग्जिस्टेंस ही नहीं सोच सकते इनके बगैर। मतलब आप जी भाई, राइट टू लाइफ ही नहीं होगा आपके पास, आप क्या ही जियोगे। तो इनके बगैर हमारा एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, इस प्लैनेट का ही एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमें भगवान ने दिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये तो 3 राइट्स हैं, ये इसको हम नेचुरल राइट्स कह रहे हैं, और इनके बगैर तो हमारा एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। और इसका स्कोप सबसे ब्रॉड है, इसीलिए सबसे बड़ा सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले सर्कल में। तो इसका स्कोप क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रॉड है। स्कोप ब्रॉड होने का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत, मतलब इसके अंदर बहुत सारे राइट्स जो हैं वो आ जाते हैं। कई सारे राइट्स की बात हम इसके अंदर करने लग जाते हैं, और इसीलिए इसका स्कोप सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, ऐसा कहा जा रहा है। अब जब हम स्कोप इसका थोड़ा सा छोटा करेंगे, अब देखिए क्या है, नेचुरल राइट्स में इतने सारे राइट्स आ जा रहे हैं अंदर कि स्टेट या गवर्नमेंट जो है, आप तो उससे क्लेम करोगे, आप तो स्टेट से मांगोगे, आप तो गवर्नमेंट से मांगोगे, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके पास इतनी मशीनरी नहीं है। तो इसीलिए आप देखो कि जैसे जैसे गवर्नमेंट या स्टेट का कंसेप्ट आता है, राइट्स जो हैं वो छोटे 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 होते चले जाते हैं। अब ये क्या है, अब मॉरल राइट्स भी होते हैं, मॉरल राइट्स में तो बहुत कुछ है। अब गवर्नमेंट हर चीज़ तो नहीं कर सकती, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीज़ प्रोवाइड करती है आपको, कुछ चीज़ आपके ऊपर छोड़ देती है कि भाई ये हम ऐसा मान के चलते कि सोसाइटी एट अ लार्ज आपस में लोग देख लेंगे। तो नेचुरल राइट्स को थोड़ा सा जब हम नैरो करते हैं वो ह्यूमन राइट्स बनता है कि भाई बीइंग अ ह्यूमन आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फिर एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है एज एन ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए डिग्निफाइड लाइफ,
तो ये जो लाइफ है उसको और हमने थोड़ा सा नैरो किया, हमने कहा डिग्निफाइड लाइफ ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से उस राइट को हमने देखा और हमने इन राइट्स को कहीं और से नहीं लिया, हमने नेचुरल राइट से ही इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए आपको ये छोटा सर्कल में दिख रहा है। तो ये ह्यूमन राइट का कंसेप्ट आया और उसके बाद फिर यूडीएचआर और वो सब सारी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमन राइट्स और ये सब जब हम राइट्स फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक लेवल पर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं और फिर हम इसको और नैरो कर देते हैं ह्यूमन राइट्स को, तो वो लीगल राइट आ जाते हैं। अब ये लीगल राइट वो राइट्स हैं जो किसी एक्ट के थ्रू आपको दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट खुद दे रहा है, कोई एक लेजिटिमेट बॉडी आपको प्रोवाइड कर रही है, वो लीगल राइट्स कहे जाते हैं और इसीलिए इसका स्कोप और कम हो जाता है। अब जैसे लीगल राइट्स, जैसे मान लीजिए कुछ तो राइट्स हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। कुछ राइट ऐसे भी तो हैं जो बाकी के एक्ट से मिल रहे हैं। मान लो मैंने कोई एक्ट बना दिया और जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे आ रहा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से आ रहा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? ये आपका लीगल राइट हो गया एक तरीके का। तो बस वही बात है कि जैसे ही ह्यूमन राइट्स को और थोड़ा सा हम नैरो करते हैं वो लीगल राइट बनते हैं जो कि एक लेजिटिमेट एक्ट या लेजिटिमेट बॉडी आपको प्रोवाइड कर रही है। फिर डॉक्यूमेंट हमारा सबसे ग्रैंड नॉर्म ऑफ द लॉज, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स आपको प्रोवाइड करता है, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ राइट्स हैं वो आपका फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में आप देखते हो, जिनका स्कोप सबसे ज़्यादा नैरो है। ये कुछ ऐसी राइट्स हैं, टोटल हम इनको 6 काउंट करके बोलते हैं, ये टोटल ऐसे 6 राइट्स हैं जिसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बाकी के राइट नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि राइट टू वोट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहाँ से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आता है और उसके बाद फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट स्कोप के बेसिस पर। और फंडामेंटल राइट जो है उसको हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो सारा फंडामेंटल राइट्स अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले इक्वालिटी से इसकी शुरुआत होती है। देखिए फंडामेंटल राइट्स आप देखोगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं। और उसमें आप शुरुआत देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की बात करता है, वो कोई राइट नहीं दे रहा है, बल्कि आर्टिकल 12 आपको समझा रहा है कि देखो स्टेट क्या होता है। क्यों समझा रहा है कि स्टेट क्या होता है? क्योंकि आप क्लेम किससे करोगे, आप वो एंटाइटलमेंट मांगोगे किससे? स्टेट से या गवर्नमेंट से मांगोगे। तो इसीलिए वो समझा रहे हैं कि भाई ये स्टेट है, ये गवर्नमेंट है, इससे ही आप राइट क्लेम कर सकते हो। इसीलिए वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आर्टिकल 12 स्टेट बोलता है, फिर 13, 14 इस तरीके से। तो राइट टू इक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन सबसे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पूरा आपका फंडामेंटल राइट शुरू होता है राइट टू इक्वालिटी से। सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी फॉर्म ऑफ राइट टू इक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जिस्टेंस किसी कंट्री में हो ही नहीं सकता अगर उस देश में राइट टू इक्वालिटी वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ना कर रहा हो। इसीलिए इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक एस्से लिखा था, उस एस्से में एक फ्रेज़ था जो कि पूरा इक्वालिटी के बेस पर वो पूरा फ्रेज़ लिखा हुआ था। वो फ्रेज़ किस चीज़ के ऊपर था? वो फ्रेज़ में बात की फ्रेंच डिक्लेरेशन में वो चीज़ मेंशन थी। फ्रेंच डिक्लेरेशन में कहा गया था ऑल मेन आर इक्वल। उन्होंने उसमें कहा था कि हर इंसान जो है वो एक बराबर है। और ये इक्वालिटी जो है ना, ये हम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं उसको भी हम इक्वल ट्रीटमेंट, बहुत सारे तरीकों से इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जैसे एक सोशल इक्वालिटी होती है कि भाई कास्ट के बेसिस पर आप अलग अलग नहीं हैं। जैसे एक इकोनॉमिक इक्वालिटी हो जाती है। तो सोशल और इकोनॉमिक गैप्स को फुलफिल करने के लिए ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था, जिसके मतलब कहते हैं कि वन ऑफ दी स्टालवर्ड्स वर डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने ऑल मेन आर इक्वल इस फ्रेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था और अपने ऊपर एक पूरा एस्से भी उन्होंने उसके ऊपर लिखा था, जिस एस्से से इंस्पायर होकर के बाद में प्रियम्बल बनाया गया। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे। तो
राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपको इक्वालिटी किस सेंस में दे रहा है भाई, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, आपको सरकार जो है वो इक्वली ट्रीट करेगी, इस तरीके से राइट टू इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है कि भाई इक्वल ट्रीटमेंट होगा। मान लीजिए आप नौकरी में जा रहे हैं तो नौकरी में ऐसा नहीं है कि आप जो है अपर कास्ट से आते हैं तो आपको जल्दी भर्ती हो जाएगी, आप लोअर कास्ट से आते हैं तो आपको भर्ती नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, सबको एक बराबर ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अब आप कहोगे कि यार फिर तो रिजर्वेशन है, वो तो इनइक्वालिटी है, उसको हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे समझेंगे कैसे उसको हम जस्टिफाई करते हैं, क्यों वो जस्टिफाइड क्लेम है, क्यों वो प्रायोरिटी देखी जाती है और क्यों वो है, वो कैसे आया, वो सब कुछ हम एकदम डिटेल में रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप समझिए कि इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो अपॉर्चुनिटीज़ में, वो आपके ट्रीटमेंट में, हर जगह पर इक्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। अब सोशल और इकोनॉमिक गैप्स को फुलफिल करने के लिए इक्वालिटी दी जाती है और सोसाइटी में ताकि सोशल हार्मनी बन सके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सके, इसलिए आपको इक्वालिटी प्रोवाइड की जाती है। फिर एक्सप्लॉइटेशन हम देखते हैं। एक्सप्लॉइटेशन मतलब आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हम इसको कहते हैं, कि आपको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं जो कि आप आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 जैसे आर्टिकल्स में देखते हो। जैसे आर्टिकल 17 में बात करता है अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। भाई हम अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर रहे हैं कि अनटचेबिलिटी एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन था, उससे बचाने के लिए आर्टिकल 17 रखा गया और कहा गया अनटचेबिलिटी यहाँ पर नहीं बर्दाश्त की जाएगी, हम उसको अबॉलिश कर रहे हैं। टाइटल्स का यूज़ हम अबॉलिश कर रहे हैं जिससे ऊंचा नीचा दिखाया जाए किसी को, कोई राजा है, कोई महाराजा है, कोई नॉर्मल है, नहीं, ऊंचा नीचा नहीं होगा, सब बराबर हैं, तो टाइटल्स यूज़ नहीं होंगे। इसी तरीके से आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये सब एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में जो राइट्स इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं वो है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन। अब देखिए क्या है कि फ्रीडम, जो ये टर्म है राइट टू फ्रीडम, आप देखते हो कि कई बार हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लिबर्टी के साथ, हालांकि दोनों में एक काफ़ी बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। लिबर्टी एक बहुत ही ब्रॉड टाइप ऑफ कंसेप्ट है और प्रियम्बल में आप देखोगे तो लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। आप देखिए कि नेचुरल राइट्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने फ्रीडम की बात नहीं की गई थी, वहाँ पर हमने फ्रीडम की बात नहीं की, बल्कि वहाँ पर हमने लिबर्टी की बात की थी। तो लिबर्टी और फ्रीडम में काफ़ी फ़र्क होता है, फ़र्क रिस्ट्रिक्शन के सेंस से होता है। लिबर्टी एक थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड फॉर्म हो सकता है, फ्रीडम जो है, फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है, फ्रीडम के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी जुड़ जाते हैं। इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो राइट टू फ्रीडम लिखा गया, ना कि लिबर्टी लिखा गया। तो जब हम पढ़ रहे होंगे आर्टिकल 19 तो हम इसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे, बट राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, ये दोनों राइट्स हमारे यहाँ प्रोवाइड किए गए। अब फ्रीडम एंड रिलीजन मतलब रिलीजियस राइट्स भी हैं। अच्छा, रिलीजन में भी फ्रीडम मिलता है आपको कि आप जो रिलीजन चाहो प्रैक्टिस करना, उसका आपको फ्रीडम है, आप कर सकते हो, इवन प्रोपोगेट भी कर सकते हो, मतलब आप उसका प्रचार भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। ये जो फ्रीडम का पूरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दो चीज़ों पे आता है, एक फ्रीडम टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये दो इसके सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी, कहते हैं कि सबसे ज़रूरी पिलर्स हैं फ्रीडम के। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे पिलर्स हैं फ्रीडम के। और वो फ्रीडम के पिलर्स 6 पिलर्स हैं जो आप राइट टू फ्रीडम, जब आप आर्टिकल 19 में देखते हो तो ऐसे 6 अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। वैसे तो 7 थे, प्रॉपर्टी भी उसमें था, प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया है। तो अब 6 राइट टू फ्रीडम के अंदर 6 पिलर्स देखते हो। 6 पिलर हम जब फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 19 डिस्कस कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपको फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई देता है। यही फ्रीडम ऑफ थॉट जो है, ट्रेस अगर आप करो तो वो ऋग्वेदिक पीरियड से चला आता है। उसके बाद जब आप रिलीजियस राइट्स की तरफ बढ़ते हो तो वहाँ पर सेकुलरिज्म का कंसेप्ट आता है, यानी कि सब एक बराबर। अच्छा, हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, भारतीय सेकुलरिज्म है, वो थोड़ा सा वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हमने आंख बंद करके, बस आंख मूंद करके उनको फॉलो नहीं कर लिया। जो लोग कहते हैं कॉपी है, पेस्ट है, ये है, वो है, हमने आंख मूंद करके फॉलो नहीं कर लिया, बल्कि हमने बड़ा ही इंडिजनाइज फॉर्म, बड़ा ही शानदार तरीके से उसको शेप किया और फिर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म जो है, वहाँ पर हम सीधा रिलीजन से मुंह मोड़ लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो एकदम इनडिफरेंट हो जाती है रिलीजन की तरफ। हालांकि इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म में हम सर्वधर्म जो है, सारे धर्मों का एक समान सबके साथ व्यवहार करते हैं। ये इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, यहाँ सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सारे धर्मों की, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और इसीलिए बहाई धर्म जैसे धर्म भी हमारे देश में आकर के टिक पाए, जहाँ से उनका जन्म हुआ था उस देश ने उनको ख़त्म कर दिया।
आप देखो बहाई धर्म के बारे में कभी आप सर्च करना, बहाई रिलीजन के बारे में, ईरान से रिलीजन शुरू हुआ, लेकिन सेकुलरिज्म की वजह से ही, क्योंकि यहाँ पर किसी भी धर्म का टिकना बहुत आसान है, भारत में सारे धर्मों की यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है, इसलिए बहाई धर्म जो है वो अगर जीवित है आज भी बहुत कम लोग हैं उस धर्म के जीवित हैं। जो लोटस टेम्पल आप देखते हो बहाई धर्म का ही टेम्पल है, वो भारत में आकर ही वो जीवित हो पाया, वो भारत में आकर ही जी पाया अपनी ज़िंदगी बहाई धर्म। तो बहाई धर्म जो है वो एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि भारत किस तरीके से डिफरेंट रिलीजन्स के लिए बिल्कुल एक समान व्यवहार रखता है। बुद्धिज़्म इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि बुद्धिज़्म रिलीजन नहीं है, लेकिन खैर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब का अगर कहीं से शुरुआत हुई है, कहीं पर ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वो भारत है। बाकी के सारे देश इनके ऊपर, आप चाइना में देख लो, चाइना किस तरीके से बुद्धिज़्म को कर्ब करने की कोशिश कर रहा है आज के मॉडर्न डे में, एकदम बिल्कुल वो सामने आपको दिख जाएगा। बाकी कोई भी देश आप देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, आप फ्रांस देख लीजिए, किसी भी देश में कोई भी रिलीजन उस तरीके से कभी पनप नहीं पाया जितना वो भारत में पनपा। तो ये पूरी इसी की वजह से सारे रिलीजन्स आज टिके हुए हैं। और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। मैं मानता हूँ सारे फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़रूरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको कहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल कहने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। क्यों? क्योंकि जो इसका मतलब है वो समझना बहुत ज़रूरी है। रेमेडी इज़ लाइक व्हाट? इट इज़ लाइक अ मेडिसिन। मान लीजिए आपको चोट लगी, आपको कोई बीमारी है, उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप दवाई खाते हो, आप उस पर लेप लगाते हो, आप मेडिसिन यूज़ करते हो। वो मेडिसिन क्या है? दैट इज़ रेमेडी। तो अगर किसी ने आपका राइट इन्फ्रिंज कर दिया, अगर सरकार ने आपका राइट इन्फ्रिंज कर दिया, आपका तो क्लेम है ना, आपका इंटाइटलमेंट है, लेकिन मान लीजिए नहीं दिया, आपका राइट इन्फ्रिंज हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? क्या कर लोगे आप? सरकार है, बहुत ताकतवर है, क्या कर लोगे आप? सरकार का क्या बिगाड़ लोगे? बिगाड़ सकते हो। आपके पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। रेमेडी क्या है? कि आप सीधा कोर्ट पहुंच जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ रेमेडी, या वाइसी वर्सा, देयर कैन बी नो रेमेडी विदाउट अ राइट, देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ रेमेडी। अगर रेमेडी नहीं प्रोवाइडेड है तो फिर राइट के होने से कोई मतलब नहीं है। फिर क्या है? वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, कोई फॉलो ना करे, क्या कर लोगे आप? सरकार नहीं फॉलो कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रही आपको, क्या कर लोगे आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब क्या है? कि अगर आपका राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच पा रहे हो। तो इसीलिए आर्टिकल 32 देखते हो आप। तो इसीलिए कहा गया कि राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है, इट इज़ अ राइट टू प्रोटेक्ट अदर राइट्स। बाकी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और राइट बनाया गया, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा गया। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत जगह पर बड़े कई सालों बाद आए। इवन यूएस जैसे देश भी इसमें गच्चा खा गए थे शुरू में। बहुत सारे यूके जैसे देश भी इसमें काफ़ी गच्चा खाए थे, और बहुत बाद में ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमने, क्योंकि सारे संविधानों को, सारे देश के संविधानों को, दुनिया भर के संविधानों को पढ़ करके अपना संविधान बनाया था, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को कॉन्स्टिट्यूशन में इस फॉर्म में देख पाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। आप इंदिरा गांधी की पूरी लड़ाई देखोगे ना, इंदिरा गांधी और वर्सेस कोर्ट, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की लड़ाई है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की वजह से ही आप बार बार कोर्ट जा पा रहे थे। जो पूरा आप केस सुनते हो, केशवानंदा भारती का केस हो गया, या उससे पहले गोलकनाथ का केस हुआ, या सज्जन सिंह का केस हुआ, या कोई भी आप केस सुनते हो, ये सारे केसेस में यही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो काम आई थी। इसीलिए आप वो पूरा देखते हो। जब हम इसको पढ़ेंगे और जब हम दूसरे डिफरेंट राइट्स पढ़ रहे होंगे तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हालांकि मैं पर्सनली उसको अमेंडमेंट में थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, इन सारी चीज़ों को, ये सारे केसेस को अमेंडमेंट में इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि वहाँ से हम दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बढ़िया तरीके से। खैर, उसके बाद जो नेक्स्ट पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप कहोगे यार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने राइट में क्यों चूज कर लिया? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो लोग समझते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं, वो समझते हैं कि ये भी एक तरीके का राइट ही है। बस प्रॉब्लम क्या थी कि इसको हम फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि उस टाइम पर सरकार के पास वो मशीनरी नहीं थी कि वो इन राइट्स को प्रॉमिस कर पाए या कन्विक्शन से कह पाए कि आपको हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका अप्रोच थोड़ा सोशलिस्टिक अप्रोच है, और इसीलिए डीपीएसपी को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। और इसमें जैसे
एक सरकार को कहा जा रहा है कि आपको काम क्या करना है, आपका अल्टीमेट मोटिव क्या होगा। आपका अल्टीमेट मोटिव होगा कि आप एक वेलफेयर स्टेट बनाओ। वेलफेयर स्टेट क्या, जिसमें सब लोग खुश हों, अटमोस्ट हैप्पीनेस हो, सब खुश हों, एक इक्वल पे जैसे है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देखते हो, वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि भाई जितना आदमी काम कर रहा है, अगर 8 घंटे उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो औरत भी काम कर रही है 8 घंटे, उसको भी 100 रुपये मिलने चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। कोई एक ऊपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, कोई भी कास्ट का हो, सबको इक्वली आपको ट्रीट करना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसीलिए वो डीपीएसपी में रखा गया। ऐसे आर्टिकल 39B और C हम देखते हैं। आर्टिकल 39B और C एक एग्जाम्पल देते हैं डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। वो सरकार को बोलते हैं कि भाई आप ये करो, इनके लिए आप क्या करो, आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करो। आप रिसोर्सेस पहले अपने हाथ में ले लो। जैसे आप इंडियन रेलवेज का देख लो, तो इंडियन रेलवेज भारत सरकार क्यों अपने अंदर रखती है, ताकि इंडियन रेलवेज सबके लिए एक बराबर टिकट है। भाई AC 3 टायर है, AC 2 टायर है, AC 1 टायर है, इसका ये टिकट है। आप बड़े जात के हैं, आप छोटी जात के हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप कोई भी हैं, आपके लिए भी टिकट उतना ही का होगा, उसके लिए भी टिकट उतना ही का होगा, उसके लिए भी टिकट उतना ही का होगा। ये बात कहाँ से आ रही है? ये डीपीएसपी से आ रही है। ये बात डीपीएसपी से आ रही है। तो डीपीएसपी बताती है स्टेट को कि आपको कैसे करना चाहिए, आप कैसे एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हो। उसमें आपको इन्वायरमेंटल राइट्स भी दिखते हैं, उसमें बहुत सारी राइट्स दिखते हैं। हाँ, सारे राइट्स जो हैं डीपीएसपी के वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्फोर्सिएबल नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको अगर वो नहीं मिल रहा तो आप ऐसा नहीं कोर्ट चले जाओगे। भाई आपको सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। सरकार उसको जब एक लाइट बनाएगी, सरकार एक एक्ट बनाएगी और उसको इन्फोर्स करेगी, तब ठीक है। इन्फोर्स नहीं करती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने डीपीएसपी में उसको अलग से लिख दिया कि भाई जब सरकार के पास रिसोर्सेस होंगे तो इसको आप लेजिटिमेट राइट बना देना, आप इसमें एक एक्ट पास कर देना और इसको राइट बना देना, तो लोग जो है उसको एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर नहीं बना पाए, नहीं आपके पास रिसोर्सेज, तो नहीं बना सकते। और फिर फाइनली कंसेप्ट आता है ड्यूटीज़ का, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फॉर्म में देखते हैं। ड्यूटीज़ का कंसेप्ट जो है वो एक्चुअल में धर्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब धर्म का सेंस, इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म किसी भी चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से कभी नहीं देखना चाहिए। अब धर्म जैसे आएगा हमारे दिमाग में आने का हिंदू, मुस्लिम, है ना, हिंदुइज्म, इस्लाम, ये सब आने लगेगा। ऐसा नहीं है। धर्म का कंसेप्ट कहीं ना कहीं ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी है। और इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज रखा गया भारत देश में कि भाई अगर लोग जो हैं उनको राइट्स मिल रहे हैं तो उनके पास इन राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि भाई आप अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे, आपके पास कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगेन इन्फोर्सिबिलिटी इसकी नहीं होती, लेकिन बीइंग एन इंडियन सिटीजन आपको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, आप अपने इंडियन फ्लैग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए आपको। वो क्या है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ धर्म, कि आपके नेशन के प्रति धर्म है। आपका ये धर्म है कि आप अपने नेशन के प्रति ये सब करेंगे। वो चीज़ हमने ड्यूटीज़ के फॉर्म में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दी। ये पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट था राइट और ड्यूटीज़ का। और एनसीईआरटी का पूरा एक क्रक्स, जितने भी चैप्टर्स में राइट दिया हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पर परोस करके दे दिया है। इसी तरीके से हम पूरा 5 लेक्चर्स में पूरी एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के वीडियोस अगर आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।